प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी प्यारे विद्यार्थी? आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हमेशा की तरह फिजिक्स को मस्ती के साथ पढ़ते होंगे। आइए आज आपको लिए चलता हूं एक शानदार से चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मित्रों मैथमेटिक्स। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, ताजुब सा लगेगा कि सर ये आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स। दोस्तों हाँ, आपको मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स नहीं, उस मैथमेटिक्स को हम फिजिक्स में अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। दोस्तों मैथमेटिकल फिजिक्स कौन कौन सी ब्रांच हम फिजिक्स में यूटिलाइज करते हैं देखते हैं। देखो, अलजेब्रा, आप बेसिक अलजेब्रा आपको आनी चाहिए। सीधी सी बात है कि ये वेरिएबल ये होता है, दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल की इक्वेशन है, उससे किस तरह से हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिक आपने जो 9th क्लास में पढ़ी है वो आपको अलजेब्रा आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी जो 6 फंक्शंस हैं अपने पास, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए 180 डिग्री एंगल तक। और साथ ही साथ आपको इनकी जो क्या नाम 1 प्लस, आपको जैसे बोल दिया गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह का मतलब आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी आपको आनी चाहिए। आप सब पढ़ चुके हो, अच्छे से आपको आती है। ज्योमेट्री भी आप पढ़ के आ चुके हो। 10th क्लास में ज्योमेट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। ये तीनों तो आप अच्छे से पढ़ चुके हो, पर अब जो पढ़ाने वाला हूं वो चीजें आप नहीं पढ़े हो, इसलिए हम उसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक नाम आएगा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, साथ ही साथ हम जो पहले चैप्टर का पार्ट है, हालांकि उसको मैं मैथमेटिक्स में डिस्कस करना ज्यादा उचित समझता हूं, एरर इन मेजरमेंट। एरर का टॉपिक दोस्तों आप जितनी हायर स्टडीज करोगे वहां तक ये काम में आने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन सी होती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एरर इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये तीनों आप पहले पढ़ चुके हो। आपको बीच बीच में जहां पर भी कोई डाउट आएगा तो मैं उसके बारे में डिस्कस जरूर कर लूंगा, आगे हम इसको देख लेंगे। तो इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं वेक्टर कैलकुलस से। दोस्तों वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, यानी वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, सॉरी वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में शुरुआत करते हैं हम कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। वेक्टर और दूसरी क्वांटिटी होती है स्केलर। कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है। कैसे पहचाना जाए, जैसे सम फिजिकल क्वांटिटीज, पहले मैं स्केलर को डिफाइन कर दूं जिससे आपको स्केलर वेक्टर को समझना आसान हो जाए। सम फिजिकल क्वांटिटीज does not require direction to define it completely। जैसे एग्जाम्पल, मास। आपको कह दिया जाए कि मास कितना है, आपका मास कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे 2 kg। क्या आप कभी ऐसे बोलते हो 2 kg ऊपर की ओर, 2 kg लेफ्ट, 2 kg राइट? कभी ऐसा आपने सुना है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मास, लेंथ, लेंथ 2 मीटर। एक कपड़े को आप मेजर करते हो, तो कपड़े का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसका मीटर में जब मेजरमेंट करते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे थोड़ी बोलता हूं कि 2 मीटर दुकान के इस कॉर्नर की ओर, 2 मीटर दुकान के मिडल की ओर, 2 मीटर इधर। तो कहने का मतलब है हम वहां पर भी डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, केवल वैल्यू इन्वॉल्व करते हैं। टाइम
दोस्तों बताइए आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है? 5:30 ऊपर की ओर। नहीं होता ना ऊपर की ओर, सीधा सीधा बोलोगे 5:00 हुआ है। कहने का मतलब वहां पर भी आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। दोज फिजिकल क्वांटिटी हु डज नॉट रिक्वायर एनी डायमेंशनल एनी डायरेक्शन इन इट टू कंप्लीटली डिफाइन इट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमें केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, तब हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। अब आइए दोस्तों वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which require magnitude as well as direction is called वेक्टर क्वांटिटी। बताइए एग्जाम्पल बता सकते हो? क्यों नहीं सर, बता सकते हैं। बताइए बेटे। डिस्प्लेसमेंट से आप रिलेट नहीं कर पाओगे तो चलो फोर्स, ये तो बता सकते हो। फोर्स किधर लगाया? देखो जब भी फोर्स की बात होगी तो आपको इतना जरूर बताना पड़ेगा, फोर्स अपवार्ड है, फोर्स डाउनवार्ड है, फोर्स लेफ्ट साइड है, फोर्स राइट साइड है, किस साइड में है। जब तक जैसे आप ऐसे बोला जाए मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने उसको चाटा लगाया, किस साइड में, कौन से गाल पर लगाया। फोर्स की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फोर्स के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाती है? डायरेक्शन आ जाती है। यहाँ पर फिर आप बोल सकते हो मोमेंटम, इस तरह से बहुत सारी हैं अपने पास। टॉर्क, इट इज बहुत सारी है। आप फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे आपने वो देखे भी होंगे। एक पूरी टेबल हमने बनाई थी और उसमें ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल इक्वेशन निकाले थे। उसमें से आप चुन चुन कर आप एक एक को फाइंड आउट कर सकते हो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केल क्वांटिटी। ये तो रही सीधी सीधी सी बात कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल उसकी वैल्यू से मतलब है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। अब दोस्तों आइए, अब आपको मालूम है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। उसकी हेल्प से हम पूरी फिजिक्स को सीखते हैं, यानी इस नेचर के फिनोमिनाज को सीखते हैं। अब आपको मालूम है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनका या तो मल्टीप्लीकेशन है, या डिवीजन है, या एडिशन है, या सब्सट्रैक्शन है। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर multiplying, adding, subtracting, dividing, and they are creating more फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी और मिलती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। दो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से हम एक तीसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, आपने ये देखा भी होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अब ऐसा होने वाला है, हम आगे फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो हमारे साथ ऐसा होने वाला है कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, इसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ए को हमें बी में ऐड करना पड़ रहा है, ए को बी से ए से बी में घटाना पड़ रहा है, या ए से ए में बी से डिवाइड करना पड़ रहा है, तब जाके कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। अब ये तीसरी फिजिकल क्वांटिटी किस प्रकार की मिलने वाली है,
इसके वैल्यूज में क्या क्या डिफरेंस आने वाले हैं, क्या इसमें डायरेक्शन भी आने वाली है, तो ये सारा का सारा हमें देखना जरूरी है। कहने का मतलब है अब वहां पर हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं, तो एक दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या होने वाली है, एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं बताऊं। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, इस पेन के मैंने ये निब जो है इसको मैं इधर घुमाऊं, ठीक है, इसको इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर लेके जाऊं, तो ये रोटेट करने लग गया। अब यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका नाम है टॉर्क। यदि मैं इसके यहां पर ऐसे दोनों साइड से अंदर की ओर इनवर्ड डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूं, तब तो रोटेट नहीं हो रहा। पर यहां मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया, मैंने लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया। यानी लाइन ऑफ एक्शन पहले इधर था, इधर फोर्स लगा रहा था, इसको इधर से फोर्स लगा रहा था। अब मैं फोर्स इस पॉइंट पर इधर से लगा रहा हूं, इस पॉइंट पर इधर से लगा रहा हूं। मींस जैसे ही मैंने लाइन ऑफ एक्शन चेंज किया, ये घूमने लग गई, रोटेट करने लग गई। इस दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं घूमती है, जितने भी ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं, वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम आता है। कहने का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी उन पॉइंट्स पर आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपके पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है। यानी आप फोर्स तो पहले भी लगा रहे थे, फोर्स अब भी लगा रहे हो। डिस्टेंस पहले भी थी, डिस्टेंस अब भी है, पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट थी। यानी यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी पहले थी, यानी पहले एक डिस्टेंस थी, डिस्प्लेसमेंट था, साथ में फोर्स था। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पहले भी था, अब भी है, पर पहले टॉर्क नहीं लग रहा था, अब टॉर्क लग रहा है। कहने का मतलब है यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी के मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद में एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है, उसके वैल्यूज में कुछ चेंज आने वाला है। तो वो चेंज आता किस वजह से है, यानी वहां पर हम जब मैथमेटिक्स करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो कहने का मतलब है हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं, दो को ऐड भी करने वाले हैं, दो को सब्सट्रैक्ट भी करने वाले हैं, दो को आपस में डिवाइड भी करने वाले हैं। बट जब स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती, देखिए दोस्तों, दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। मास 5 kg, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करो। सपोज आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, यानी टाइम 5 सेकेंड। बताओ आपको कोई समस्या हुई क्या? डायरेक्ट आप 25 kg इंटू सेकेंड कर दिया आपने, कहीं कोई आपत्ति नहीं, कहीं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इजीली आप उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। आपको कह दिया कि आपने दो अलग अलग वेजिटेबल्स के बैग लिए, एक में 2 kg था, दूसरे में 3 kg था। आपको कहा कि टोटल मास बताइए कितना है, आपने झटपट क्या किया, उसको ऐड कर दिया, टोटल मास आ गया। बताओ आपने सोचा क्या कि 2 kg ऊपर की ओर 3 kg डाउनवर्ड? आपने बिल्कुल नहीं सोचा, आपने झटपट उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हो सकता है 3 kg आप बहुत बड़े साइज के अंदर हो, पर आपने डायरेक्टली उसको ऐड कर दिया। आपने ये नहीं पूछा कि 3 kg क्या है, ये इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इजीली हम इसको ऐड कर देते हैं। आपको कोई कह दे कि आपके पास पहले 5 kg कोई सामान था, इससे आपको 2 kg बाहर निकाल देना है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको माइनस कर दोगे और बता दोगे कि ये 3 kg होगा। क्या आपने सोचा कि हम 3 kg 5 kg है, 5 kg में से 3 kg 2 kg कैसे निकालेंगे, क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में ले जाएंगे? यानी डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। इजीली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बट दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है दोस्तों, यहां है दिक्कत। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, तो आइए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, वेक्टर्स का मतलब वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं हम, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो हम सीधी सी बात है, दो वेक्टर्स को न तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जिस तरह से स्केलर्स को किया,
न हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न डिवाइड कर सकते हैं, न सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम उनको ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम उनको ऐड किस तरह से करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है बी, वो इस डायरेक्शन में। अब हम इन दोनों को ऐड करना चाहें, आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ए प्लस बी नहीं लिख सकते दोस्तों, ये गलत आंसर होगा। इनको ऐसे नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, तो इनके कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है, रूल्स दो रूल्स है, दोनों रूल्स को हम अलग अलग सीखते हैं, देखते हैं एक एक वन बाय वन बताता हूं आपको। बताने से पहले एक एग्जांपल आपको बता दूं, चलो पहले नियम भी बता देता हूं। देयर आर टू रूल्स ऑफ, देयर आर टू रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, देयर आर टू मेथड्स, टू रूल्स टू ऐड दी वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड किस तरह से करेंगे, उसके रूल्स क्या है देखते हैं। पहला है ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड दोस्तों बहुत ही इजी है। जैसे कोई वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कैसे करें, यानी ऐड करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर इधर आएगा सी वेक्टर, या इसको मैं आर बोल देता हूँ, रिजल्टेंट बोल देता हूँ इसको, सी बोल दो, चलो ज्यादा इजी रहे। तो आपको क्या समझना है, पहले तो वेक्टर में देखो, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, पहले वेक्टर में बता देता हूं आपको मैं। वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक एरो के मदद से, ठीक है। ये जो है ये पूरा होता है इसका मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। ये इसकी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा। इसे कहेंगे हम टेल, पूंछ है इसकी, और ये इसे कह देंगे हेड, ये इसका सिर है। कहने का मतलब है वेक्टर की जो डायरेक्शन है, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो उसको ये एरो बताएगा, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, एरो होगा। ध्यान रखिएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। तो इसको जैसे मैं बोल दूं ए वेक्टर, तो ये ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू कितनी है, जैसे हमने बोला था ना फोर्स 5 न्यूटन अपवर्ड, 5 जो वैल्यू है वो इसका मैग्नीट्यूड है। अपवर्ड ये डायरेक्शन हेड बताएगा, इसको हम ऊपर की ओर कर देंगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। साथ में मैं क्या लिखूंगा 5। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर दोस्तों हम यहां वेक्टर्स को जब ऐड कर रहे हैं तो इनको मैं एरो के मदद से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। मींस एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस ट्राइंगल की तीसरी, जो हमारे पास ट्राइंगल है उसकी तीसरी जो साइड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी सी वेक्टर हमें निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो आपको निकालने का बहुत ही इजी सा मेथड बताता हूं। आप कहीं से भी शुरू करो, चाहे हेड वाइज शुरू करो या टेल वाइज शुरू करो, आप उसको एक सीक्वेंस फॉलो करते जाओ। यदि अपोजिट साइड में कोई आ रहा है, जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं, मेरा ओरिजिन ही है, यहां से शुरू करो, इस साइड में गए या इस साइड में गए, यदि एरो की साइड में गए तो उसको पॉजिटिव बोलते जाना, और अपोजिट एरो वाला कोई भी मिल जाए आप उसको नेगेटिव बोल देना। जैसे ए पॉजिटिव, ठीक है। अब वापस इधर मुड़े इस रास्ते से, प्लस सी पॉजिटिव, सी भी, यानी इसी डायरेक्शन में हम तक जाते जा रहे हैं, बट यहां पर मेरे को अपोजिट साइड में जाता हुआ मिला कौन, बी, उसको मैंने क्या कर दिया नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। वापिस वहीं आके रुक गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हमें निकालना था सी, तो इस सी को तो यहां रख लो, बाकी को ले जाओ उधर, बी उधर जाते क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ए क्या हो जाएगा नेगेटिव। दोस्तों ये बन गया
सब्सट्रैक्शन या एडिशन दोनों एक ही चीज है। बी में से ए माइनस हो गया। अब दोनों देखो, दोनों ऐड कैसे होंगे? दोनों ऐड करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, एक इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी इसके आगे जा रहा है ऐसे। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जाता हुआ मिला इसको। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट निकला ये वाला। ठीक है, ये मैंने बोल दिया सी वेक्टर। अब देखो ट्रायंगल मेथड लगाओ, ए की तरफ से चले या बी की सी की तरफ से, जो भी आप इसको ओरिजिन मान के, ए वेक्टर बी भी पॉजिटिव और सी क्या हो गया? नेगेटिव इज इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी को उधर ले जाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक साथ कर लेंगे ट्रायंगल मेथड से। ट्रायंगल मेथड में हम इजीली एरो की डायरेक्शन में चलते जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आ रहा है उसको नेगेटिव कर दो और लास्ट में टोटल जो है 0 कर देना, क्योंकि जहां से शुरू हुए वहीं पर जाके हम एंड होते हैं, तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाता है। तो ये तो रहा दोस्तों ट्रायंगल मेथड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है दोस्तों? जैसे देखो, हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसे मैंने बोल दिया ए वेक्टर, इसे बोल दिया बी वेक्टर। इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। सीधी सी बात है, आपकी मुंडी और आपकी मुंडी के दोनों तरफ दो आपके कान, प्यारे प्यारे कान, जिनसे आप बहुत ही मधुर ध्वनि सुन सकते हो, अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया वॉइस सुन सकते हो। तो आप इन कानों को बहुत पसंद करते हो, कभी आपकी इच्छा होती है कि ज्यादा सुन लेते हो तो आप इनको पनिशमेंट देना चाहते हो, तो एक कान को उधर खींचो, एक कान को इधर खींचो। आपकी मुंडी किधर जाएगी दोस्तों? सामने जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है, तो ये वेक्टर जो है, वेक्टर का एग्जांपल है। तो यहां पर एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो मैंने इसको बोल दिया सी वेक्टर। ये आर बोल दो या सी बोल दो। इस सी को मैं निकालना चाह रहा हूं दोस्तों, कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका क्या होगा? इसका पैरेलल बनाओ, इधर बना लिया, इसका पैरेलल बनाओ, ये ए का पैरेलल है, ये बी का पैरेलल है, ये बी है, तो ये बी का पैरेलल है ये वाला। पैरेललोग्राम में आपको मालूम है कि जो आमने सामने की जो साइड्स है उसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में आंसर ही आ गया होगा कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, कोई सा भी लो जो आपकी इच्छा हो। आप इससे जैसे सपोज यहां से करना चाहते हो, ये ओरिजिन है, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इस वाले ट्रायंगल को ले लो और आप सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे करोगे? बी वेक्टर पॉजिटिव एरो की डायरेक्शन में, ए वेक्टर अपवर्ड है ना, प्लस ए वेक्टर। अब वापिस इधर मुड़े तो ये कौन अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ मिला ना, कौन? सी। इसको मैंने क्या कर दिया? नेगेटिव इज इक्वल टू 0। वापिस ओरिजिन पहुंच गए। सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हो गया ना वेक्टर एडिशन? आपने यहां भी पढ़ा, वहां पर भी पढ़ा, दोनों का आंसर इजीली आ गया। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आसान तरीके से। ये रहा हमारा रिजल्टेंट यूजिंग द एडिशन, यूजिंग द triangle method or parallelogram method. We can add two vectors or we can subtract two vectors easily. ठीक है, अब रही बात दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने वेक्टर्स तो निकाल लिए, यानी तीसरा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैथमेटिकली ये इनकी वैल्यूज बताइए। हमारी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, इन वेक्टर्स को हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट किया, ट्रायंगल फॉर्म में लेके आए, पैरेललोग्राम फॉर्म में लेके आए और उनका रिजल्टेंट निकाला। बट रिजल्टेंट की ना तो हमारे पास कोई वैल्यू है, ना हमारे पास कोई डायरेक्शन है। डायरेक्शन मींस एंगल है। आप किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन की बात करते हो तो कहने का मतलब है वहां पर आप क्या बात करोगे? वेक्टर ए है तो ये इस अक्ष एक्सिस से वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है, वो उसकी डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास ये जो वेक्टर है सी वेक्टर,
या ये वेक्टर सी वेक्टर या ये सी वेक्टर, तीनों रिजल्टेंट हमने निकाले अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में, और तीनों की न तो हमारे पास कोई वैल्यू है, न हमारे पास कोई डायरेक्शन है थीटा की टर्म्स में। तो ये तो आपने ज्योमेट्री किया भी, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस किया भी, और वो न किया बराबर हो गया। तो इसलिए मैथमेटिकली इनकी वैल्यू बताना फिजिक्स के अंदर दोस्तों, एनालिसिस में मजा तभी तो आता है क्योंकि हम एकदम ऑथेंटिकेटेड उसका प्रूफ देते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। आइए दोस्तों इसकी वैल्यू और डायरेक्शन को निकालते हैं और मैथमेटिकली इसका डेरिवेशन करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसका जो एनालिसिस है मैथमेटिकल एनालिसिस दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन नहीं करोगे, आप सोच नहीं पाओगे, इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह आपको इससे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है, आप आगे मुझे याद रखोगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं, इससे ज्यादा और क्या कहूं। ठीक है दोस्तों, चलो इसको मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। मैं एक लेके चलता हूं कि हमारे पास ये वेक्टर ए है, इधर एक वेक्टर ले लेता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने अभी पैरेललोग्राम से निकाला। इसको आप डॉट 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 आगे बढ़ाओ, इसको भी ये बी बन जाएगा इधर, यहां जाके दोनों मिल गए, यानी ये एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। इसका ए का पैरेलल ये है तो इसे भी ए बोलेंगे, ये बी का पैरेलल बी है तो इसे भी बी वेक्टर बोलेंगे। बोल दिया। अब देखो, आपसे कहा जाता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ये इतना तो आपको मालूम है, इतना तो गिवन है, हम मेजर कर सकते हैं इजीली। आप प्रोटेक्टर लगाकर ये एंगल मेजर कर सकते हो, दो वेक्टर्स आपको दे रखा है। अब कह दिया जाता है कि इसका जो रिजल्टेंट जाएगा, मैं इसको आर बोल देता हूं, आर वेक्टर। इसका जो ये एंगल है अल्फा, ये बताइए, रिजल्टेंट का एंगल बताइए और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मैग्नीट्यूड बताइए। वो कैसे बताएंगे, वो हमारे लिए, यानी इस अल्फा को फाइंड आउट करना है और इस हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस अभी तो बना नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, इस साइड को आगे की ओर बढ़ाओ, इस साइड को मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूं, इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। हो गया ना अपना जुगाड़। आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल का मेथड यूज करो, अल्फा भी आ जाएगा और ये वैल्यू हाइपोटेनस भी आ जाएगी ना। बहुत कमाल की बात है ना, बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, ये जो एंगल है ये कितना होगा बताइए, ये वाला, ये दोनों पैरेलल है, तो ये जितना बड़ा वाला एंगल जो होगा, ये बड़ा वाला जो एंगल होगा थीटा, ये एंगल भी उतना ही होगा। सही है, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूं, ये ओ है, और इसको ए बी बोला है तो मैंने इसको बोल देता हूं, ये पी बोल देता हूं, ये एम बोल देता हूं, और कोई पॉइंट देने की आवश्यकता है कि इसको एन बोल देता हूं। हमारे पास देखो दो चीजें हैं, हम एक तो मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर क्या है, आर। दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर या बी वेक्टर, किससे, यहां अल्फा किससे, ए वेक्टर से। तो हम मैं ए वेक्टर से, आपकी मर्जी होती है, आप बी वेक्टर से भी मेजर कर सकते हो, पर आपको मालूम होना चाहिए कि हम हमेशा जो एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो एक ऐसी साइड लो जिससे हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना सके, तो ए वेक्टर ही होगा डेफिनेटली। तो ये भी हम दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या क्या करने जा रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, जो रिजल्टेंट आया तीसरा वेक्टर, यानी मैंने इस कान को इधर से खींचा, इससे इधर खींचा, मुंडी गई आगे, कितनी आगे गई,
किस डायरेक्शन में गई, इससे किस डायरेक्शन में गई, वो दोनों चीजें हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, मैथमेटिकल एनालिसिस है तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, यानी ये हाइपोटेनस निकाल लें, ये आर वेक्टर जो है इसकी वैल्यू निकालें। तो बताओ इस हाइपोटेनस के अंदर आर क्या होगा, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों बताओ, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू एक तो ए है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है, बेस एक तो ये है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है। ये कितना होगा, ये वाली साइड, इस साइड की वैल्यू बताओ दोस्तों। ये क्या है, ये वाला, ये पूरा बी है, ये मैं उसको उधर लिख देता हूं थोड़ा, क्योंकि बाद में साइड आ गई है, इसको इधर मिटा देते हैं। ये बी है, तो ये बी हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का। तो बताइए ये पी एम क्या होगा। तो पहले इजीली इसको देखो, मैं पहले हाँ फॉर्मूला तो बना दूं जिससे आप यूज कर लो। यानी यहां पर मुझे क्या क्या चाहिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू, मुझे चाहिए ए वेक्टर यानी ओपी वेक्टर। अब वैल्यू पर ध्यान दो, आप वेक्टर वगैरह भूल जाओ, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन अल्फा से डिनोट ही कर रहे हैं। तो ओपी प्लस पी एम, ये नीचे वाली साइड है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एम एन का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब मैं किस तरह से ओपी निकालूंगा, पीएम निकालूंगा, एम एन निकालूंगा, ये मेरी हेडेक है। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं, ओपी की तो मुझे मालूम है ए है, पीएम की वैल्यू कितनी है। तो पीएम के लिए मुझे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, पी एम एन, पीएमएन ले लिया। पीएमएन से पीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो पीएम अपॉन हाइपोटेनस पे मालूम है बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा, तो पीएम इज इक्वल टू बी कोस थीटा, इक्वेशन 2। क्लियर है। अब मुझे और क्या चाहिए, एमएन चाहिए। तो एमएन के लिए क्या करूंगा, यही बता दूं क्या आपको, गोच पोच हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये P है, ये M है, ये N है, ये साइड B है, ये साइड पूछी जाती है Mn अपॉन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मीन्स Mn इज इक्वल टू B साइन थीटा, इक्वेशन 3। बाय यूजिंग the values of equation 2 and equation 3 into 1। ठीक है, इस पहले वाली इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो क्या आएगा दोस्तों, पीएम की वैल्यू है बी कोस थीटा, ओपी की वैल्यू है ए, ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओपी की वैल्यू ए है, ठीक है, पीएम की वैल्यू बी कोस थीटा है। आइए दोस्तों पुट करते हैं, जो आर वेक्टर है इसका रिजल्टेंट क्या आया, अंडर रूट ओपी, ओपी यानी ए, प्लस पीएम, पीएम यानी बी कोस थीटा, दोनों का क्या कर दो स्क्वायर, साथ में यहां पर एमएन का स्क्वायर, एमएन की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। चलो तो दोस्तों इसको ओपन करो। आप सभी को मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लगाओ दो इसको यहां पर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक थ्योरम आपको याद होगी,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम बार बार यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करने वाले हैं। आप यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, उसमें आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर पुट कर दो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। आप इतनी जगह इसको यूज करोगे, इतनी जगह यूज करोगे, नीट आईआईटी के अंदर भी ये क्वेश्चंस आते हैं, और डेफिनेटली इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो जरूर जरूर आपको मिलने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप ये डेरिवेशन अच्छे से समझते हो कि ये हम अप्लाई कहाँ करने वाले हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या किया है, तो आपको फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ हमने क्या किया है, दो वेक्टर्स थे, उन दोनों को ऐड किया तो उसकी ऐड करने के बाद में, यानी मैंने इस कान को इधर खींचा, इस कान को इधर खींचा, मेरी मुंडी गई इधर, कितनी दूर गई, वो जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, उसका फॉर्मूला है। एक फोर्स लगाया इधर, एक फोर्स लगाया इधर, इधर कितना फोर्स लगा, उसकी वैल्यू 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, वो बताएगा ये फॉर्मूला। समझ रहे हो बात को? एक देखो, आपको इसका एक एग्जांपल कराता हूं अच्छा सा। हमारे पास एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर मैं एक बॉल है, उसको मैं फेंक देता हूं, जिसकी मैं वेलोसिटी ले लेता हूं, जिसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इसको v1 बोल देता हूं। इसको क्या करता हूं मैं, इस ट्यूब को, इस यानी पाइप को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर की ओर ले जाना चाह रहा हूं। ठीक है, गौर से सुनिएगा, बहुत शानदार एग्जांपल है। एक पानी की पाइप है, उस पानी की पाइप में उसका डायामीटर इतना है कि उसके अंदर हम एक टेनिस की बॉल फेंक सकते हैं। मैंने इस पानी की पाइप में टेनिस की बॉल को फेंका 3 मीटर पर सेकेंड से, बट वो पानी की पाइप जो है वो ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? ये पाइप साथ ऊपर भी जा रही है, आपने फेंका पाइप के अंदर, वो बॉल, उसको आपने स्ट्राइक कर दिया तो वो बॉल अंदर चल रही है और पाइप भी ऊपर की ओर चल रहा है। अब आपसे पूछा जाता है कि उस बॉल की स्पीड क्या होगी? दोस्तों समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आप 3 मीटर पर सेकंड नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर उसकी स्पीड अब रिलेटिव होगी। बाहर बैठा हुआ दर्शक, यहां बैठा हुआ दर्शक मुंह बना रहा होगा और वो ये कह रहा होगा कि अरे भैया, ये पाइप भी तो चल रहा है ऊपर की ओर, बॉल जा रही है इधर की ओर, अब बताओ मुझे बॉल की स्पीड क्या होगी? तो दोस्तों देखो किस तरह से बनेगा इसका। एक वेक्टर इधर, मैं इसको बोल देता हूं v1, 3 मीटर पर सेकेंड। एक वेक्टर ऊपर की ओर, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। अब एक तीसरा वेक्टर आ गया, ये, इसकी स्पीड बतानी है। कैसे बताएंगे? हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है दोस्तों? दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री, है ना? ध्यान रखना, दोनों जैसे क्रॉस करेंगे, आप ये वाला मत बना देना, ये रिजल्टेंट का वेक्टर है, ये जो एंगल आएगा ये रिजल्टेंट का आएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। लगाओ फॉर्मूला, रिजल्टेंट यानी v अंडर रूट, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 कोस थीटा। v1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3 का स्क्वायर, v2 की वैल्यू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोस 90। ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त? 0। ये हट जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी,
तो ये क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, यानी 5 मीटर पर सेकंड से। ये जब यहां से ये गुड़िया इसको देखेगी, उस बॉल को देखेगी, तो वो बॉल 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, उसको एक ऐसा आभास होगा, इस तरह से उसको ऑब्जर्व होगा। तो इस तरह से हम कोई रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इजीली मैथमेटिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस फॉर्मूले की मदद से? इस फॉर्मूले की मदद से। इस पर आप जितना स्टार लगाना चाहते हो स्टार लगा लो दोस्तों, बड़ा काम का है। आपको वास्तव में यदि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है? इस कान पर कितना फोर्स इधर लगा, इस पर कितना लगा, मुंडी किधर गई, कितने फोर्स से गई, उसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अब रही बात एंगल की, ये एंगल कैसे फाइंड आउट करें सर? ये वाला एंगल कर सकते हो क्या मेरे दोस्त? करें? देखो ध्यान रखना, आप नेक्स्ट स्लाइड पर मैं लेके जा रहा हूं। ये ट्राइंगल है, ये साइड मुझे पूरी मालूम है, यही बता देता हूं। चलो इसको मैं यहां लेके चलता हूं। देखो मेरे पास ये एक पूरी साइड है, यहां तक की साइड ए है, ये साइड बी कोस थीटा है। ये जो है ये साइड पूरी की पूरी क्या है? आर है। और इसका जो परपेंडिकुलर यहां पर हमने ड्रॉ किया है ये कितना है? ये एम एन की वैल्यू कितनी आई थी? बी साइन थीटा आई थी दोस्तों। ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। बताइए, आपको बेस मालूम हो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, आपको बेस मालूम हो, परपेंडिकुलर मालूम हो, आप एंगल कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। बड़ी शानदार है ये ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस सर को सैल्यूट है, उन्होंने हमारे लिए इतना इजी कर दिया, मैथमेटिकल टूल्स को इतना इजी कर दिया, बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बेस और जब परपेंडिकुलर मालूम हो तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है टेन थीटा। यहाँ अल्फा है तो इसको बोल देंगे अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या आएगा बताओ? परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन बेस ए प्लस ये कुछ पार्ट ये था, ये बी कोस थीटा था, तो ये बी कोस थीटा। आपसे एंगल पूछा है, आपसे टेन अल्फा नहीं पूछा है। तो अल्फा अल्फा को छोड़कर जो बाकी है उसको उधर ले जाओ, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स बन जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। आपको याद करना है तो याद कर लो, टॉपिक समझ में आ गया तो डिराइव कर लो। बेटे दोनों फॉर्मूले इतने काम के हैं, इतने काम के हैं कि आपके इतने सारे क्वेश्चंस इनसे लगने वाले हैं, आप खुद खुश हो जाओगे जब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। यहाँ से कोई ऐसी एग्जाम नहीं है देश की जिसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो हम मैथमेटिक्स यूज की है, मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर यूज की है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है फिजिक्स की, बिना लैंग्वेज के कोई भी सब्जेक्ट अधूरा होता है, तो मैथमेटिक्स के बिना हमारा फिजिक्स अधूरा है दोस्तों। इसलिए इसको पढ़ना, जी जान से पढ़ना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में हम इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम लेने वाले हैं। तो आइए अब आज इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, और कल सेशन, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स तो आप मल्टीप्लिकेशन में ही पार्ट आ जाता है, उसको आप डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के बाद में हम इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनको पढ़ेंगे। तो चार पांच क्लास होगी, उनमें हम अच्छी तरीके से इस मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बेटा यदि बेस मजबूत नहीं होगा तो फिजिक्स आगे आपको बहुत रुलाने वाली है। इसलिए इस चैप्टर को समझने के लिए जी जान लगा देना, बहुत अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए बार बार पूछना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये फिजिक्स के प्रति रुचि बढ़ाने वाला चैप्टर है। यदि आपको फिजिक्स अच्छी लगेगी
तो इस चैप्टर के बलबूते पर लगेगी। यदि आपको मैथमेटिक्स कमजोर आती है, यदि मैथमेटिक्स में आप वीक है, तो आपको उसको स्ट्रोंग बनाना है, जिससे आपकी फिजिक्स अच्छी हो सके। और इस चैप्टर में हम ये सारा का सारा करने वाले हैं। इसलिए आपका लाख लाख शुक्रिया कि आप इस चैनल पर आए, आपने मेरे को ध्यान से सुना और आपने प्रण लिया, आपने एक प्रोमिस किया आपने आपसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स के तो पाखड़े उड़ाने, मेरे को पाखड़े। ठीक है, समझ गए आप बात दोस्तों? तो अच्छी तरीके से आप इस चैप्टर को करिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। जय हिंद।